और ये आप लिख लीजिए, आप, मुझे उम्मीद है डॉक्टर जावेद साहब के अलावा यहाँ टिकट किसी और को मिलने वाला नहीं है। जब महागठबंधन में है तो महागठबंधन से हट के अगर कोई इंडिपेंडेंट आना चाहता हो ऑफकोर्स आ सकता है कि लोग समझ गए हैं कि एमआईएम क्या करना चाहती है और हमारे देश को कहाँ पर ले जाना चाहती है, लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। और ख़ासकर कांग्रेस के लिए हम लोग अपनी जान भी देने को तैयार होते हैं और कांग्रेस मेरे खून में बसा हुआ है। एक मैसेज तो जा रहा है कि सब पार्टी के लोग ये चाह रहे हैं कि देश कैसे बचे, देश को बचाने के लिए सब लोग एकजुट हो रहे हैं। एक ही उपाय है, जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो ये भाजपा यहाँ से हटेगी नहीं, और भाजपा जब नहीं हटेगी तो देश बचेगा नहीं। गुलाबी भाषा बोल के किसी को बलगाने को, ऐसे लोग बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। एक बार बन गया अलग बात है। ऐसा होता तो फिर 3-4 आदमी जिनको आपने मेहनत से जितवाया लोगों ने, तो उनको वो फिर क्यों अलग हो गए? जाहिर सी बात है अंदरूनी कुछ कला है, तो इस कला को पहले दूर करे वो। और रही बात कि डॉक्टर जावेद साहब भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, आप खुद मिलिएगा पता लग जाएगा, नेक ईमानदार आदमी है। जो बात करते हैं साफ गोई से करते हैं। और उन्होंने इलाके के डेवलप करने के लिए आप देखा होगा अभी हाल में 400 पूरे ऑल ओवर इंडिया में 433 ब्रिजेज में से 133 ब्रिज हमारे किशनगंज में आया हुआ है। और रोड पुल आप खुद ही देख रहे होंगे कि और जगह से कहीं हम लाख गुना अच्छा हैं। कुछ ही वोटों से 30 से 35 हज़ार वोटों से चुनाव हार जाती है मजलिस किशनगंज में, तो ख़तरा उनसे भी है। लेकिन अभी मजलिस को रणनीति को लोग समझ गए हैं। ये मतलब बोलते कुछ है, दिल में अंदर से कुछ है, हमको लग रहा है ऐसा। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। हम मौजूद हैं किशनगंज के विधायक जनाब इजहारुल हसन साहब के पास, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। उनसे आपको हम रूबरू कराने वाले हैं और तमाम तर चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। बहुत ही कम समय में राजनीति की दुनिया में इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। सबसे पहले केडीवी लाइव में हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि पहली बार आपसे मिलने का मौका मिला है। रमेश भाई, आपके केडीवी लाइव को मैं भी बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इट इज़ माई फर्स्ट टाइम टू एक्चुअली कॉन्टैक्ट विथ यू, स्पेशली टू टेक ए इंटरव्यू। नो प्रॉब्लम। जैसी बात है कि मैं केडीवी लाइव का इसलिए मैं आपका प्रशंसा इसलिए करता हूँ और आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको मैं थैंक्स देना चाहता हूँ कि आपने कम वक्त किए में काफ़ी आगे बढ़ गया। और क्यों मैं देखता हूँ जो भी आप जहाँ भी जाते हैं बड़ा मुद्दा बड़ा बढ़िया उठाते हैं, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। और हम लोगों को खासकर मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि आप जैसे मीडिया वाले मिल जाएं तो हमें कुछ सीखने को भी मिलता है कि समस्या हम लोग उठा के लाते हैं और समस्या को निदान करने की कोशिश करते हैं। आपके जरिए हमको कुछ सीखने का भी मिलता है, इसलिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि पहली बार हैं और बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे मन में है कि सबसे पहले हम भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को देखते हैं। आपने एक मुद्दा रखा था, हम लोग उस समय हम लोगों ने उसको चलाया भी था अपने चैनल में। किशनगंज से रुईधासा में जब हम वो क्रॉस करते हैं बस स्टैंड के पास, जब उस पार जाना, जहाँ उधर सारे तरफ कोर्ट है, कचहरी है, तमाम तर चीज़ें उस पार, और फिर बंगाल होकर भी गुजरता, आपने वहाँ मांग किया था कि वहाँ पे फ्लाईओवर इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। वो मांग तो बहुत सही था आपका, लेकिन क्या उस पर कुछ कार्रवाई हो रही है? एक्चुअली मैंने 2 मांग की थी वहाँ पे, फ्लाईओवर के मांग किया तो दूसरी बार मांग किया कि वहाँ पे एक ट्रैफिक होता है, वहाँ पे लाइटिंग जो होती है, सिग्नल होता है उसका, ट्रैफिक सिग्नल, उसका बहुत एसेंशियल है। क्योंकि होता क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर रोड से सटा हुआ आपका बस स्टैंड है और आपका स्टेशन, रेलवे स्टेशन भी है। लोग बस से उतरते हैं तो रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है, तो दिक्कतें होती है। अगर सिग्नल अगर हो तो जाहिर सी बात है लोगों को एक्सीडेंट आए दिन होते रहता है और आए दिन होता है एक्सीडेंट लोग इधर क्रॉस करने में। तो मैंने ये मांग रखी है और विधानसभा में मैंने क्वेश्चन भी किया है। तो जाहिर सी बात जब क्वेश्चन किया तो इसका इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह थोड़ा वक्त ही लगे, लेकिन शायद हो जाएगा। लेकिन मामला आता है NH 27 या 37 का ऐसा कुछ मामला आता है, तो NH वाले ही, उनका जवाब था कि NH वाले ही देखते हैं, तो उनसे भी मैं बात करूँगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। इससे पहले कि हम दीगर सवालों में आए, चूँकि हम लोग जो अभी आ रहे थे तो चूँकि एक्चुअली हम आए नहीं थे कभी, तो जिससे हमने रास्ता पूछा तो उन्होंने एक सवाल था उनके तरफ से, कौन थे मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि आप जिस रास्ते से अभी जा रहे हैं लास्ट में रास्ता काफ़ी ख़राब है, थोड़ा विधायक जी को कहिएगा कि इस पर ध्यान दें। जी, मैं जब पहली बार यहाँ पे भाड़े पर लिया इसको, तो सबसे बड़ा दिमाग में मेरा ये बात आई। लेकिन वहाँ दिक्कत कुछ है कि कुछ लोग गौशाला बना के रखे हैं, जो पेशाब पाखाना सब वहीं पर उन लोग ही करते हैं। कहा भी गया उनको, लेकिन वो लोग मानते नहीं। फिर जो भी हो, मैंने फर्स्ट टाइम में रविश वगैरह गिराया जो होता है, और ईंट टूट गिराया, लेकिन फिर वही मामला होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए, और हम लोग भी जाते आते हैं आए दिन
पानी लगा रहता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसी बार ही उसको लेने की कोशिश करूँ, जहाँ तक आएगा 800 फीट 900 फीट जितना आएगा उसको। थोड़ा हम क्षेत्रीय सवालों को रहने देते हैं, बाद में फिर इसमें हम आएंगे। मणिपुर में राहुल गांधी जी का जब वहाँ जाना होता है तो एक लोगों का एक जन सैलाब उमड़ पड़ता है, और लोग उनसे, हम तस्वीरों में देखा था कि गले से लिपट कर रो रहे थे और उन पर एक फरियाद कर रहे थे। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी का जो कद है थोड़ा सा बड़ा हुआ है? बिल्कुल, देखिए कद तो उनका पहले ही बढ़ा हुआ था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनका कद इतना ऊपर बढ़ गया, आप खुद ही देख रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो ग्राउंड लेवल के हैं, उन लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से मिलकर बैठ के बात करते हैं, और कभी कोई खाते पीते भी हैं। तो ये सब लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं आदरणीय राहुल गांधी की का जो भारत जोड़ो यात्रा था उसमें मैं कुछ शामिल था। मैं देखा कि बच्चों से, बूढ़ों से, गरीबों से, किसानों से मिलने के बाद लोग इतना उत्साहित हो जाते हैं कि उनको गले से लिपट जाते हैं। तो जाहिर सी बात है उनका कद बहुत आगे बढ़ा है भारत जोड़ो यात्रा के से, और इसका नतीजा आप खुद ही देख लिया होगा। कर्नाटक का रिजल्ट कितना अच्छा रहा, और मुझे उम्मीद है ये 5-6 स्टेट में होने जा रहा है इलेक्शन। इस इलेक्शन में हम लोग बिल्कुल जीतेंगे। और मणिपुर में उनको नवींगली ही रोका गया तक जाएगा एक माहौल को, वो लोग ही बहाना बना के माहौल को बिगाड़ेगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लोग और भी उनसे काफ़ी उत्साहित होकर लोग मिले और गले से गले मिले, और लोगों को एक उम्मीद ही बन गई। तो लगा कि अपने आदमी घर पे आए हैं, तो बहुत सारी उम्मीदें बन गई, और नतीजा ये हुआ कि लोग उनको दिल से मानने लगे और दिल से उनसे बातें की जो समस्या हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि इंशाल्लाह मैं जितनी भी समस्याएं हैं उनको कुछ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सारी चीज़ें की जा रही है, हालांकि बहुत सारी पार्टियां इसमें विरोध में भी है। इसको लेकर हम चाहेंगे कि आप अपनी थोड़ी प्रतिक्रिया रखें। देखिए, खूबसूरत हिंदुस्तान देश एक खूबसूरत देश है, और इसका सबसे बड़ी बात इनका संविधान जो है सबसे बड़ा खूबसूरत है। दूसरे देश के लोग तरसते हैं कि ऐसा संविधान हमें बनाना चाहिए, और इस खूबसूरत संविधान के तहत खूबसूरत देश में एक गुलिस्तान जैसे हैं जिसमें हर तरह के फूल बसे हुए हैं, और हर फूल के हर एक अलग रंग होते हैं। तो ये देश ऐसा देश है जो कि एक खूबसूरत गुलिस्तान की तरह है, और देश चाह रही है लोगों से, और लोग भी चाह रहे हैं कि ऐसे देश में जहाँ अमन शांति रहे और आपसी सौहार्द प्यार मोहब्बत बना रहे। तो हर तरह के फूल उगते हैं, तो जाहिर सी बात हर मजहब के लोग रहते हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग इस संविधान को तोड़ना चाह रहा है, इस खूबसूरती को तोड़ना चाह रहा है, जो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि ये देश हर मजहब के लोग रहते हैं। हर मजहब के लोग अपने अपने तरीक़ा से, अपने अपने मजहब के मुताबिक उनको चलने का, उनको मनाने का तरीका है, आज़ादी है। तो इसमें कोई हस्तक्षेप करेगा तो जाहिर सी बात है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देश लोकतंत्र यहाँ का जो काफ़ी अच्छा लोकतंत्र है देश है हमारा, और मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, आप एक साथ सिविल कोड करने का क्या मतलब होता है भाई? आप देखिएगा, सिख लोग अलग हिसाब से करते हैं, ईसाई लोग अलग करते हैं, मुस्लिम लोग अलग करते हैं, हिंदू लोग अलग करते हैं। तो इसको एक साथ कीजिएगा तो जाहिर से किसी को नहीं तकलीफ होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका होने का मतलब आप संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस अध्यादेश से एक चीज़ और उसमें गौर करने वाली बात है कि इसमें सिर्फ मुसलमानों को जोड़कर देखना ही सही नहीं होगा, जो कि आपने कहा कि ईसाई लोग हैं जो अलग तरीके से जीते हैं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदू बिरादरी है उनमें भी कहीं जात है। अगर आप दलितों की रीति रिवाज को देखेंगे तो ब्राह्मणों से मेल नहीं खाता है इन सारी चीज़ों। आदिवासी को देखिएगा आप, वो लोग किस हिसाब से शादी ब्याह करते हैं, उन लोगों का रिवाज अलग है। तो तो जब जाहिर सी बात एक्स्ट्रा सिविल कोड करने के मतलब आप इस खूबसूरती को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल होगा नहीं, और बिल्कुल नहीं होगा। मैं कहता हूँ अगर ऐसा होता है तो यहाँ जनता रोड पे उतर आएगी, और रोड पे उतरने के बाद जाहिर सी बात सरकार को उम्मीद नहीं है कि सरकार इसको लागू कर सकती है। 23 जून को बिहार को चुना गया, विपक्षी दलों को मजबूत करने के लिए तमाम तरह की चीज़ें बातें हुई, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी पार्टियां जैसे मायावती को शामिल नहीं किया गया, और भी मुस्लिम चेहरा, अगर बड़े चेहरे की बात करें फ्रंट पेज में जो पहला, उसमें कोई ऐसा चेहरा नहीं था। कश्मीर के नेताओं को अगर हम अलग कर दे, चूँकि कश्मीर के जितने भी लीडर हैं अधिकतर वो मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे चेहरे थे कांग्रेस में भी, उसे फ्रंट पेज पर जगह नहीं दिया गया। ऐसी बात नहीं, एक्चुअली मकसद यही नहीं है। महागठबंधन का मतलब हर पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व करते हैं उनको बुलाया गया है, और सब लोग आए हैं। क्या सबको आए? फारूक अब्दुल्ला वो भी आए हुए हैं, सब आए हुए हैं,
आपको अखिलेश यादव जी आए, कौन कौन नहीं आए, सब लोग। मैं तो देखा हूँ कि ये 100% जो लोग, जैसे उम्मीद थी कि लोग आने वाले हैं, तो बिल्कुल आए। एक मैसेज तो जा रहा है कि सब पार्टी के लोग ये चाह रहे हैं कि देश कैसे बचे, देश को बचाने के लिए सब लोग एकजुट हो रहे हैं। एक ही उपाय है, जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो ये भाजपा यहाँ से हटेगी नहीं, और भाजपा जब नहीं हटेगी तो देश बचेगा नहीं। 2024 में एक सीट सिर्फ किशनगंज का सीट था जो कांग्रेस की लाज रख ली थी किशनगंज ने, उस समय के जो हालात थे। इस बार क्षेत्र में जनता मौजूदा सांसद को लेकर काफ़ी थोड़ा सा नाराज़गी भी है। क्या लगता है इस बार सीट बचा पाएगी 2024 में कांग्रेस किशनगंज सीट की अगर हम बात करें? देखिए, कांग्रेस एक्चुअली सीमांचल एक कांग्रेस का गढ़ है, और किशनगंज तो खास करके किशनगंज आपका कांग्रेस का ही गढ़ है। और रही बात कि डॉक्टर जावेद साहब भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, आप खुद मिलिएगा पता लग जाएगा, नेक ईमानदार आदमी है, जो बात करते हैं साफ गोई से करते हैं। और उन्होंने इलाके के डेवलप करने के लिए आप देखा होगा अभी हाल में 400 पूरे ऑल ओवर इंडिया में 433 ब्रिजेज में से 133 ब्रिज हमारे किशनगंज में आया हुआ है। और रोड पुल आप खुद ही देख रहे होंगे कि और जगह से कहीं हम लाख गुना अच्छा हैं, और ये तो उन्हीं का देन है, शक नहीं। और जाहिर सी बात है, जब पब्लिक को क्या चाहिए भाई, पब्लिक को चाहिए कि काम हो, विकास कैसे हो, विकास तो हो रहा है। और किसी को जाति कोई बात अगर हो तो अलग बात है, उनका मिजाज अलग। लेकिन ये आप जान लीजिए, आप इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है डॉक्टर जावेद साहब तो निकलेंगे ही। और हमें उम्मीद है कि अभी जो लोगों का रुझान है, जनता का, वोटर्स का जो रुझान है, इंशाल्लाह हम लोग सेंटर पर भी फुल बहुमत से आएंगे हम इंशाल्लाह। जदयू आपके गठबंधन में है, और जदयू के कुछ जो नेता हैं वो भी दावेदारी पेश कर रहे हैं और मीडिया में बयानबाजी भी दे रहे हैं कि टिकट के लिए। क्या लगता है ऐसे जो लड़ाई चल रही है, इससे नुकसान नहीं होगा महागठबंधन को? देखिए, अब सबके अपने अपनी ख्वाहिश होती है। जो लोग सत्ता एक बार भोग लिया है ना, तो हमें सत्ता के भोग के लिए लगे रहते हैं। तो जाहिर है महागठबंधन, तो मैं चाहता हूँ जो भी कोई भी होंगे, अगर वो महागठबंधन रह के भी अगर अलग से कुछ रणनीति बना रहे थे, बेवकूफ़ी उनकी है। अपना पॉलिटिक्स का फॉल डाउन है, डाउनफॉल कहा जाता है उसको, उनका डाउनफॉल हो गया, जाहिर सी बात है। आप महागठबंधन रह के भी आप चाह रहे हैं कि ऐसा होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये आप लिख लीजिए, आप, मुझे उम्मीद है डॉक्टर जावेद साहब के अलावा यहाँ टिकट किसी और को मिलने वाला नहीं है। जब महागठबंधन है तो महागठबंधन से हट के अगर कोई इंडिपेंडेंट आना चाहता हो, ऑफकोर्स आ सकता है। भाजपा वाले थोड़े हो सकते हैं आप क्यों आइएगा, या फिर इंडिपेंडेंट कोई अगर आए तो आ सकता है। लेकिन ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको क्षेत्र के विकास के लिए महागठबंधन तैयार हुई है, तो महागठबंधन के साथ जम के देना चाहिए, और इधर उधर के बयानात नहीं करना चाहिए। लेकिन एक मकसद और भी है, कोई नेता अगर कैसे इस मकसद से कर रहे हैं कि मुझे मतलब पब्लिक जनता की खिदमत करना है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि जनता की खिदमत करने के मकसद से अगर कर रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। मजलिस 2000 में जो लोग विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने बहुत बेहतर किया था और 4 सीट पे उन्होंने कामयाबी। 2019 में कुछ ही वोटों से 30 से 35 हज़ार वोटों से चुनाव हार जाती है मजलिस किशनगंज में, तो ख़तरा उनसे भी है। देखिए, इससे पहले भी मजलिस शायद यहाँ से खड़ी हुई थी 2019 में, 2-2.5 लाख या कुछ वोट पाए थे। लेकिन अभी मजलिस को रणनीति को लोग समझ गए हैं। ये मतलब बोलते कुछ है, दिल में अंदर से कुछ है। हमको लग रहा है ऐसा कि अगर ऐसा होता तो जो मजलिस के लोग हैं, मैं खुद गया हूँ वहाँ हैदराबाद में, मैं वहाँ 4 मीनार में घुमा हूँ, देखा हूँ रोड की पोजीशन क्या है। हम तो कहीं उससे लाख गुना अच्छे हैं। लोग देखते नहीं हैं कि भाई, लेकिन गुलाबी भाषा बोल के किसी को बलगाने, ऐसे लोग बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। एक बार बन गया अलग बात है। ऐसा होता तो फिर 3-4 आदमी जिनको आपने मेहनत से जितवाया लोगों ने, तो उनको वो फिर क्यों अलग हो गए? जाहिर सी बात है, अंदरूनी कुछ कला है, तो इस कला को पहले दूर करे वो, उसके बाद फिर देखिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोग समझ गए हैं कि MIM क्या करना चाहती है और हमारे देश को कहाँ पर ले जाना चाहती है, लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन में MIM बहुत पीछे रह जाएगी। डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया है शिक्षा विभाग से, अब दूसरे राज्यों के लोग भी बिहार में नौकरी कर सकते हैं। और शिक्षा मंत्री का चंद्रशेखर जी का बयान आता है, तेजस्वी प्रसाद यादव भी का पोस्ट को उसमें भी हम लोग खबर बनाया था, और लिखते हैं कि गणित और अंग्रेजी के जो सीट खाली है उनके लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं बिहार की प्रतिभा को चैलेंज किया जा रहा है। क्या इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें, बिहार की प्रतिभा जो कि आर्यभट्ट यहाँ से थे, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। सबसे ज़्यादा IAS IPS अगर कोई देता है तो हमारा बिहार देता है। क्या नहीं लगता है कि राजद और जदयू के लोग थोड़ा सा हड़बड़ा जा रहे हैं? देखिए, अभी एक्चुअली ये डिसीजन लिया गया है, मेरा ओपिनियन है,
पार्टी का अपना, सब पार्टी का अपना ओपिनियन होता है। मेरा ओपिनियन है कि डोमिसाइल जो इस सिस्टम को नहीं करना चाहिए। भाई आप जाइए, बंगाल के लोग, आप बिहार के लोग तो जा सकते हैं वहाँ पे। जब बंगाल जब नहीं दे सकता है हम लोगों को, तो आप फिर अदर स्टेट को क्यों दें? अदर स्टेट में हम जा नहीं सकते हैं? मतलब अब जब नहीं जा सकते हैं तो फिर उनको यूँ क्यों चांस मिल रहा है? तो जाहिर से कहीं ना ऐसा होता है कि हमारे हक को कोई दूसरा छीनने की कोशिश कर रहा है। छीने की जाहिर सी बात है। और ये मंशा ऐसे सरकार की ऐसी मंशा नहीं कि हमारे यहाँ प्रतिभाशाली लोग नहीं हैं, हाँ ऐसी बात है। लेकिन वो जो कहा गया है कि अदर स्टेट के लोग भी यहाँ कर सकते हैं, तो सरकार का अपनी नीति है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे बिहार के लोगों को कुछ दिक्कतें होगी और कुछ परेशानियाँ होगी इसमें। जी बिल्कुल, बहुत बेहतर तरीके से आप बातों को रख भी रहे हैं। चूँकि किशनगंज में अब हम लोग भी रहते हैं और बहुत सारी ऐसी समस्या है यहाँ की, और चूँकि आप स्थानीय विधायक हैं और आप तक बातों को पहुँचाना भी ज़रूरी हो जाता है। मारवाड़ी कॉलेज जो कि एक शिक्षण संस्था है, अगर वहाँ आप 2 मिनट का भी गाड़ी रोक देंगे तो बदबू इतनी आती है कि वहाँ रुक नहीं सकते हैं। ये सब सारी चीज़ों को लेकर मैं चाहूँगा कि कुछ। जी मैं गया, खुद ही गया हूँ। सही बात है, आपने कहा, मैंने पीछे भी घूमा देखा। लेकिन अब नज़दीक में वो ज़मीन का झमेला है, वहाँ पे कुछ लैंड का डिस्प्यूट है, तो जाहिर गंदगी तो है। तो हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं इसको सफाई कराने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात है कि आपने देखा होगा, मैं इससे पहले विधानसभा में क्वेश्चन किया, जितनी भी रोड्स हैं, सड़कें हैं, उसको चौड़ीकरण के लिए मैंने डिमांड किया है। और इंशाल्लाह धीरे धीरे चौड़ीकरण हो रहा है। और बिजली बीच बीच में पोल सब खड़ा था, जिसमें विधानसभा में क्वेश्चन किया, तो बिजली का पोल जितना भी है सब धीरे धीरे साइड हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अभी तो शायद हम लोगों का 2.5 साल हुआ है, हम लोग क्रॉस किए हैं। 2.5 साल में 1-1.5 साल चला गया कोरोना लेके, समझिए 1 साल में जो भी हो रहा है 1 साल में हो रहा है। और हमको लग रहा है कि अब आने वाला 6 महीना में देख लीजिएगा आप कि इंशाल्लाह इलाके में कोई 6 महीने से साल भर के अंदर कोई भी रोड पुल नहीं बचेगा। ये मैं वादा करता हूँ आपको, क्योंकि मैं हाल ही में लगभग हमारे यहाँ 113 रोड जो था वो लेके आया हूँ मैं, ब्रिजेज आ रहे हैं। तो जैसे 6 महीने साल भर में हम लोग इसे कवर करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल कवर होगा इसमें। विधानसभा चुनाव से पहले की अगर बात करें तो आपकी कोई खास एक्टिविटी नहीं रही कि मैंने सियासत में कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं रहे आप, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से आते हैं और लोग उन्हें मौका देते हैं। शुरुआत में हम लोग को भी लग रहा था पता नहीं कौन ऐसा आदमी जिसको लोगों ने बना दिया, लेकिन जब आपके सवालों को हमने देखा रखने के जो चीज़ें हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से मैं हटकर बात करना चाहिए, अख्तर रहमान साहब है जो उनके सवाल उठाने के तरीका है वो सही होते हैं और मुद्दों पर। उसके बाद एक आप हैं जो सवालों को उठाते हैं। देखिए, आपने कहा कि आप पहली बार पॉलिटिक्स में है। एक्चुअली देखिए, मैं पॉलिटिक्स में पहली बार नहीं हूँ, मेरा ख़ानदानी हम लोग पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं। मेरे फादर 27-28 साल मुखिया कंटिन्यूसली रहे। मेरे फादर एक्सपायर करने के बाद मेरी माँ को हम लोग स्टेट तक हम लोग की शादी ब्याह नहीं हुई थी, इसलिए माँ को स्टैंड कराया गया। तो जब उनको कराया गया तो फिर जीत हुई हमारी। और आपको पता होना चाहिए कि उसी पीरियड में हम लोगों ने पंचायत में इतना अच्छा काम किया कि हम लोग को राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया। और आदरणीय प्रतिभा सिंह पात्रे जी अपने हाथ से, मैं मौजूद था साथ में अम्मी का, तो उन्हें अपने हाथ से दिया, मेमोरेंडम दिया, वो मोमेंटो दिया उनको। और फिर जो भी अनाउंसमेंट तक किया, उसके बाद फिर वो जस्ट 6 महीने साल भर के बाद फिर आदरणीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री थे वो हैं अभी, तो वो भी हम लोगों को अवार्ड दिया। तो जाहिर सी बात, काम कीजिएगा तो कुछ ना कुछ होगा। और रही बात मेरी पॉलिटिकल जो करियर देखिएगा, जस्ट MSc करने के बाद मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ। और मैं क्या बोलता है कि मार्केटिंग जो सुना होगा आपने, कृषि उत्पादन बाजार समिति जो 8-9 पंचायत मिला के होता है, उसमें किसान लोग वोटर्स होते हैं उसमें। तो मैं जीता हूँ वहाँ से। जीतने के बाद फिर जितने मेंबर्स हैं, उसके अलावा वोटर्स मेंबर्स भी होते हैं, साथ में बैंक मैनेजर होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, SDO, सिविल SDO, एग्रीकल्चर SDO, MLA, ये सब होते हैं। सब उन्होंने मेरे फेवर में वोट कास्ट किया। 13 वोटर्स थे लोग, उसमें से 11 वोट मैंने पाया। तो जाहिर पॉलिटिकली मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं किया, अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकली मेरे दिल में पॉलिटिक्स हम लोग जुड़े हुए हैं। और ख़ासकर कांग्रेस के लिए हम लोग अपनी जान भी देने को तैयार होते हैं। और कांग्रेस मेरे खून में बसा हुआ है, तो इसलिए मैं नया नहीं हूँ। और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं इस पीछे को जरा, ठीक आपने कहा कि नया है, लेकिन आपको इस बात पे एहसास होना चाहिए, नया होके पहली बार मुझे टिकट मिली और मैं जीत के आया, तो ये पब्लिक की दुआ है और पब्लिक की मोहब्बत है। लोग अच्छी तरह मुझे जानते हैं, भले लोग मुझे नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन चेहरे सब जानते हैं। वह हो सकता है नाम नहीं जाने, लेकिन सब लोग जानते हैं। जब मैं जीतने के बाद फील्ड में आकर इनको तो जानते हैं अच्छी तरह से। तो जाहिर सी बात, कहीं ना कहीं मुझे जानते थे, नाम नहीं जानते होंगे, अलग बात है, जाहिर सी बात है। लेकिन लोगों का प्यार इतना मिला हमको कि मुझे जीत हुई। और इंशाल्लाह फिर देखिए, मेरा काम बोलेगा, काम अच्छा करेंगे तो फिर जीत होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, रमेश भाई,
सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ऊपर बैठे हुए हैं, फिर दोबारा पब्लिक को खिदमत लेना हो तो मुझे मुझसे लिया जाएगा। और मेरे ऊपर कर्ज है, क्योंकि बहुत लोग मुझे दिखे भी नहीं, देखिए मैं उस जगह पहुंच नहीं पाया। एक्चुअली हम लगता है कि 50% जगह में मैं पहुंच नहीं पाया। कम वक्त में सबसे लास्ट टाइम टिकट मिला मुझे, और कम वक्त में मुझे जाने का मौका नहीं मिला, तो मैंने लोगों को मैसेज दिया कि भाई मैं जा नहीं सका, अपने आप को आप खुद ही इजहारुल हुस्न समझ के वोट करें, अपने आप हमको करें। लोगों ने किया, और बहुत बड़ा कर्ज मेरे ऊपर है, और मैं चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह 5 साल के अंदर इस कर्ज को पूरा करने की कोशिश करूँगा, फिर देखा जाएगा इंशाअल्लाह। और लोग मुझे साथ देंगे, दुआ दिए हैं, ये तीसरी दुआ के बदौलत हम यहाँ पे खड़े हैं। इसलिए दिल पर यहाँ की जनता को मैं दिल के गहरे से शुक्रिया फिर करते हैं। अगर हम लहरा चौक से पश्चिम पाली आए या पश्चिम पाली से कहीं और जाए तो जो जाम की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है कुछ सालों से, ये नहीं कि आपके आने से ये हुआ है, आपसे पहले भी जो थे तब भी आ रहे थे, उससे पहले जो थे तब से ये समस्या बदस्तूर जारी है। लेकिन चूँकि आपसे एक थोड़ा सा उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों से, चूँकि मैं समझता हूँ कि शिक्षा के बारे में अक्सर हम लोग बोलते हैं कि एक शिक्षित आदमी को पद पर जब हम बैठाते हैं तो वो ज़्यादा काम करते हैं, चूँकि आप शिक्षित हैं। तो इसके लिए कुछ रोड मैप है आपका? दो बात बता दूं मैं शिक्षित हूँ, मैं घमंड तो नहीं करता अपने आप को, लेकिन सबसे बड़ी बात है मैं घमंड इस बात है कि मैं किसान का बेटा हूँ, और किसान का बेटा होकर भी मैं शिक्षित हूँ। और जाहिर सी बात है जब किसान का बेटा जब किसी अच्छे पोस्ट पर पहुँचता है तो उसको ग्राउंड लेवल पे, ग्रास लेवल पर उनको पता है कि क्या क्या समस्या जनता की होती है, क्या क्या समस्या किसानों को होती है, क्या क्या समस्या मज़दूरों को होती है, जानते हैं। इसलिए उसको देखते हुए और आपने एक बात रखी है लहरा चौक से, इसको चौड़ीकरण की बात हम लोगों ने कई बार की, मरम्मत एक्चुअली हुआ भी, इस बीच में काफ़ी गड्ढा उड्ढा हुआ था, तो एक प्रोसेस में चल रहा है और चल रहा है। इंशाल्लाह धीरे धीरे सब कवर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। आखिर में एक सवाल कि कांग्रेस 2024 को लेकर भी हमने बातें की, कांग्रेस घर है किशनगंज का, आपने भी इस बात को कबूल किया, जनता कबूल कर रही है। लेकिन कांग्रेस का जिला अध्यक्ष का जो चयन किया गया, शहर जो पूर्व थे पिंटू चौधरी जी गांव से थे, और उसके बाद इमाम अली जी को शहर से दिया गया, और आज जावेद साहब के अगल बगल जितने भी लोग हैं, चाहे यूथ जिला अध्यक्ष, तमाम तर सिर्फ किशनगंज शहर तक के लोगों को सीमित रखा गया है। क्या गांव देहात के लोग को, जबकि उनका वोट 85% है, तो सिर्फ शहरीकरण के लोगों को कांग्रेस पार्टी तवज्जो देती है, गाँव के किसी लोगों को किसी बड़े पद पर कांग्रेस क्यों नहीं रखती? देखिए दो बात है, सबसे पहले बात आपने कहा कि पिंटू चौधरी को हटा के दिया गया। हर एक चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है पार्टी का, हर 3 साल बाद चेंज करना, इनका हालांकि 10 साल से ज़्यादा हो गई चेंज करना ही था। और मेरी पार्टी कभी गरीब अमीर देखती नहीं है, मेरी पार्टी देखती है कि हमारे पार्टी के लिए कौन सजग है, कौन मेहनत करता है रात दिन। देखिएगा आपने अगर इमाम अली चिंटू को शीर्ष कमान ने अगर चुना है तो गलत नहीं चुना, इसलिए कि मैं देखा हूँ 24 घंटा तैयार रहता है, और कहीं बुलाइए एक गाड़ी लेके मोटरसाइकिल लेके बेचारा जाता है। तो पार्टी का मकसद वो नहीं होता आप गरीब हैं, अमीर है, शहर के हैं, देहात के हैं, उससे कोई मतलब नहीं, उसको तरजीह नहीं देते हैं। पार्टी तरजीह उसको देती है जो पार्टी के हित में काम करते हैं, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी उसके लिए काम करते हैं, तो पार्टी उसको हमेशा तरजीह देती है और देती रहेगी। बहुत सारी बातें हुई, हम चाहेंगे कि आखिर में गुजारिश करें, चूँकि आप लोगों को लोग फॉलो भी करते हैं और बातों की मानते हैं, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी हो रही है, तो इसमें अधिकतर गाड़ियों की जो स्पीड होती है, मैं चाहूँगा कि आप एक अपील कर दें कि जब भी कोई बहुत अच्छी बात कहा आपने, मैं दिल की बात कहा। मैं एक्चुअली मैं हर नौजवान से करता हूँ, लोग क्या करते हैं, 2 बातें हैं रमेश भाई, ये लोगों का एक लिमिटेशन नहीं होता है भाई, रोड में चल रहे हैं क्या लिमिटेशन आपका स्पीड का होना चाहिए। जनरली देखिएगा सरकार गवर्नमेंट का भी 60 आपका एक लिमिटेशन होता है कि भाई इसमें चलाइए। और दूसरी बात है बच्चे अभी के नौजवान लड़के पता नहीं क्या है, ये अपनी जान के बारे में सोचा नहीं करते, कान पे मोबाइल लगाए हुए हैं, मोबाइल लेकर चल रहे हैं। जाहिर सी बात होगी आप मोबाइल चलाइएगा तो गाड़ी भी चला रहे हैं, मोबाइल भी बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल या डिस्टर्बेंस होगा ही, कहीं पत्थर आ गया, कुछ आ गया, इस तरह की बातें होती है। और इनका स्पीड देखिएगा आप, हम बड़ा अफसोस होता है जब गाड़ी लड़के सब चढ़ते हैं, गाड़ी पे चलते हैं, जिस स्पीड से क्रॉस करता है बड़ा अफसोस होता है। अपनी जान का हिफाजत खुद करना है आपको। सरकार ने कहा भाई हेलमेट पहन के चलिए, आप हेलमेट पहन के नहीं चलिएगा तो जाहिर सी बात एक्सीडेंट करते हैं, क्या आपका जहाँ सर में चोट लगे तो जान तो नहीं बचेगी। आप हेलमेट लेके चलिए और बूट पहन के चलिए ताकि आपको पाँव में चोट नहीं लगे। तो जाहिर सी ये सब जो गवर्नमेंट का जो रूल है उसको फॉलो कीजिए। जाहिर सी बात है अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो जान तो बचेगी कम से कम। लेकिन मैं उस सब नौजवान बच्चों को कहता हूँ, उस नौजवान लड़कों को कहता हूँ कि जान की बड़ी अहमियत है, और जान है तो जहान है। अपनी जान को खुद बचाएँ, और बचाने के लिए आप गाड़ी चलाएं, ड्राइव करें तो
बड़ा हिसाब से चलाएं, और कोई ज़रूरी क्या 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद पहुंचेंगे। और मैं उन लोगों से भी इल्तिजा करता हूं कि आप कभी भी नशा में गाड़ी ना चलाएं। नशा में तो अपने आप होश नहीं रहता है, तो नशा में गाड़ी चलाइए तो एक्सीडेंट होगा ही। तो सबसे मैं आग्रह करता हूँ, सब बच्चों को कहते हैं, अपने भाइयों को कहता हूँ मैं कि आप गाड़ी थोड़ा एक लिमिटेशन में चलाएँ, स्पीड को रखिए कि ताकि अपने जान की हिफाजत हो। बहुत ये थे बहुत बहुत शुक्रिया विधायक किशनगंज इजहारुल हसन साहब, अपनी बातों को आपके बीच रख रहे थे। हम चाहेंगे कि मर्यादित तरीके से हम दोनों के बीच जो वार्तालाप हुई उसमें आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई, गाड़ियों की स्पीड कम हो इसको लेकर विधायक जी ने खास अपील किया है। केडीबी लाइव भी लगातार इस चीज़ को अपील कर रहा है कि जब भी हम गाड़ियों घर से निकले तो हमारी गार्जियनों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को कहे कि 40 से ज़्यादा गाड़ियों का स्पीड ना रखे, जब तक खास करके जो बहादुरगंज टू किशनगंज वाला सड़क है, चूँकि चौड़ीकरण कम है, अगर आप 70-80 में जाएंगे तो दुर्घटनाएँ घट सकती है। विदा लेंगे आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।